हमको इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पता नहीं चला। उसमें सिर्फ हमको ये पता चला कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व अराउंड करता रहता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये बोलती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड कर रहा है तो धीरे धीरे वो एनर्जी को एमिट करता है, और एनर्जी को एमिट करेगा तो उसकी साइज कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस पर गिर जाएगी। बट एटम में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, जिसकी वजह से बोर ने एक नया मॉडल दिया एटम का, और जिसमें स्पेशली हमको किसके बारे में जानना है, इस एटॉमिक जो हमारा स्ट्रक्चर होगा जिसको बोर्ड ने दिया होगा एटॉमिक मॉडल, उसके बारे में जानना है। तो इसमें जनरली क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे रहता है एटम में वो बताया गया है। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है उसके एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ये भी हमको जानना है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू एटम का स्ट्रक्चर क्या किया गया है, ये किया गया है। और साथ में स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ अदर रिलेटेड चीजें भी हैं, जिसमें ये बोला गया कि मैटर का जो इंटरेक्शंस होता है, मैटर का और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो इंटरेक्शन होता है, उसी इंटरेक्शन से क्या जनरेट होता है, स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। मतलब अगर मुझे कोई स्पेक्ट्रम लेना हो किसी भी मैटर का, ठीक है, तो मैटर का स्पेक्ट्रम दो तरीके से जनरेट, दो तरीके ना बोला जाए, दो तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करेंगे, मैटर का जो इंटरेक्शन है और साथ में उस इंटरेक्शन के थ्रू जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमको मिलेगा, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमको क्या देगा, मैटर का स्पेक्ट्रम हमको गिव करेगा। तो इन दोनों चीजों को हम इंटरैक्ट कराएंगे, मैटर और उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, और उसके थ्रू हमको क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रम को लेने से पहले या इसकी स्टडी को पढ़ने से पहले आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो एटॉमिक मॉडल बोर ने दिया था उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। और इसके अलावा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट जो होता है उसका स्पेक्ट्रम कैसे होता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब बोर के एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आया कैसे, और साथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या लाइट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नेचर कैसे होता है और किस वजह से वो मैटर से रिएक्ट करके एक स्पेक्ट्रम को जनरेट करता है, ये सारी बातें हमको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक, तो इन सारी चीजों को पता करने के लिए देखिए या इसकी स्टडी करने के लिए हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, लाइट क्या होता है, स्पेक्ट्रम फील्ड क्या होता है, और पार्टिकल नेचर रेडिएशन में कैसे होता है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या होती है, और स्पेक्ट्रम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी बात को पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद हम कहाँ पर पहुंचेंगे, बोर्स एटॉमिक थ्योरी पे हम पहुंचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है नेचर ऑफ लाइट के बारे में कि लाइट का नेचर क्या होता है। क्योंकि स्पेक्ट्रम आप सभी जानते हो आपको किस फॉर्म पे मिलेगा, आपके पास कोई दो एक्सिस है, इस टाइप में कोई दो एक्सिस है, और इस टाइप में अगर कोई वेव आपको मिल गई तो आप उसको क्या बोल दोगे, एक टाइप का वो स्पेक्ट्रम आपको इस टाइप में मिल गया, या फिर हो सकता है कि आपको इस टाइप में मिल गया, किसी भी टाइप में वो मिल सकता है, या फिर इस टाइप में मिल गया। तो ये इस टाइप का जो वेव होता है ना, उसी वेव को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आखिर ये स्पेक्ट्रम हमको मिलता कैसे है, ये स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा कैसे, वो जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि लाइट वेव नेचर होता है, मतलब इस फॉर्म पे होता है, वेव नेचर है, एक वेव की तरह बिहेवियर शो करता है जो लाइट है वो। तो उसके नेचर को जानना पड़ेगा, तब जाकर हम इसमें आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया गया है कि आपको एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर पढ़ने के लिए नेचर ऑफ लाइट जानना पड़ेगा। तो लाइट क्या होता है, एनर्जी का एक टाइप होता है जो कि ट्रैवल करता है किसमें किसमें, वैक्यूम में
ट्रैवल कहाँ पे करता है? वैक्यूम में, मतलब जहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता वहां पर हमारा लाइट ट्रैवल करता है। और लाइट क्या है पूछा जाएगा तो एनर्जी का एक टाइप है। और लाइट में जो नेचर होता है, कौन सा नेचर होता है? स्ट्रीम ऑफ अ पार्टिकल, इसको स्ट्रीम ऑफ अ पार्टिकल भी बोला जाता है। और न्यूटन जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने 1675 में इसको कॉर्पस्कल्स ऑफ द लाइट भी बोल दिया। मतलब लाइट में वेव नेचर तो है जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि उसको एज अ रिगार्ड किया जा सकता है स्ट्रीम ऑफ अ पार्टिकल्स के फॉर्म पे या फिर कॉर्पस्कल्स ऑफ अ लाइट के फॉर्म में भी। ऐसा किन्होंने बोला था? न्यूटन ने 1675 पे। ठीक है। और इस लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक फिनोमिनन गिव किया था कि अगर लाइट में पार्टिकल नेचर होता है तो वो इस फिनोमिनन को क्या कर सकता है? रिप्रेजेंट कर सकता है। तो उन्होंने ये देखा कि अगर लाइट में पार्टिकल नेचर है तो वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन दोनों प्रॉपर्टी को क्या कर लेता है? काफी सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर लेता है। लेकिन अगर अदर हम प्रॉपर्टीज देखें जैसे कि इंटरफेरेंस होता है और डिफ्रैक्शन जो होता है, इन सारे प्रोसेस को वो क्या नहीं कर पाता? एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इस थ्योरी को क्या किया गया? एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? हाइगेन था। इन 1678 जिन्होंने लाइट में पार्टिकल नेचर होता है इस थ्योरी को रिप्लेस किया और क्या बोला कि वेव थ्योरी दी हाइगेन ने 1678 में। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसा था? एटम क्या होता है? एटम के अगर लाइट सोर्सेस की बात की जाए तो ऑल द टाइम इसका जो लाइट सोर्स होता है एटम का वो कैसा करता रहता है? वाइब्रेट करता रहता है। और उसी वाइब्रेशन का रिजल्ट ये होता है कि ये एक वेव के फॉर्म पे हमको मीडियम में क्या होता है? दिखाई देता है। और ये जो वेव है वो ट्रैवल करती है कहां से कहां? काफी हाई स्पीड में वन प्लेस से अदर प्लेस में क्या करती है? ट्रांसफर करती है। ऐसा किसने कहा है पूछा जाएगा? तो हाइगेन ने कहा 1678 में। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ये बोल दिया कि एटम जो होता है वो लाइट का एक तरीके का सोर्सेस होता है। देखो बात अभी कहां से कहां आ रही है। अभी तक हमने सिर्फ इतना जाना कि एटम एक रिजिड सॉलिड स्फीयर होता है जिसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और उसके आउटर मोस्ट पार्ट पे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व अराउंड कर रहे होते हैं। ऐसा हमको रदरफोर्ड ने बताया। उस थ्योरी से अब हम कहाँ आ रहे हैं? हाइगेन ने ये बोल दिया कि एटम का जो लाइट सोर्स होता है वो कैसा होता है? ऑलवेज उसके जो लाइट सोर्स होंगे वो क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं। और वाइब्रेट करने की वजह से उसका रिजल्ट ये होता है कि मीडियम में वो हमको किस तरीके से दिखाई देता है? एक वेव के तरीके से दिखाई देता है। और ये वेव क्या करती है? काफी हाई स्पीड से वन प्लेस से अदर प्लेस में क्या करती जाती है? ट्रांसफर करती जाती है। और ये जो थ्योरी इन्होंने दी, इस थ्योरी के बेसिस पे जब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एटम में किया गया तो वो सक्सेसफुल रहा। मतलब जो हमारा लाइट का वेव थ्योरी हाइगेन ने दिया वो रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन कर देता था, रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर देता था, डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर देता था और इंटरफेरेंस को भी क्या कर देता था? एक्सप्लेन कर देता था। ठीक है। लेकिन कुछ अदर थ्योरीज थी लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, ये कुछ अदर थ्योरीज थी जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया? इनवैलिड कर दिया गया। ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये बोला गया कि अगर आपको बोर एटॉमिक मॉडल तक पहुंचना है तो एटम क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन का एक अरेंजमेंट होता है जो कि बेस्ड होता है किस पे? एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे। तो हमको जानना होगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जानने के लिए उन्होंने बोला कि आपको पहले डिस्कस करना होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जानने के लिए हमको कुछ और चीजें जाननी पड़ेंगी, जिसमें हमको लाइट का नेचर जानना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है ये जानना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम फील्ड क्या होता है, पार्टिकल नेचर रेडिएशन का क्या होता है, क्वांटम थ्योरी क्या होती है। ये सारी बातें हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी के लिए जाननी होगी। जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया? लाइट के नेचर की बात की, जिसमें से एक साइंटिस्ट ने ये बोला कि लाइट क्या होता है? एनर्जी का एक टाइप होता है लाइट जो है, और जो वैक्यूम में क्या कर सकता है? ट्रैवल कर सकता है। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा और उस बेस
पे न्यूटन 1675 में आए और उन्होंने ये बोल दिया कि लाइट जो होता है वो एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होता है या कॉर्पसल्स ऑफ लाइट होता है। लेकिन अगर इन्होंने ये बोला कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब लाइट में पार्टिकल नेचर है, तो लाइट में अगर पार्टिकल नेचर है तो लाइट जो जो प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, इन सभी प्रॉपर्टीज को उसको क्या करना चाहिए था, अगर उसमें पार्टिकल नेचर है तो उसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए था। लेकिन वो दो प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाया और दो प्रॉपर्टी को नहीं कर पाया। तो फिर दूसरे साइंटिस्ट आ गए 1678 में, जिसमें हाइगेन ने ये कहा कि ऐसा नहीं है, जो हमारा लाइट है उसमें कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। ये कैसे उन्होंने बताया, तो उन्होंने ये बोला कि एटम की अगर लाइट सोर्स को मैं लूं तो उसका जो लाइट सोर्स होता है वो ऑलवेज वाइब्रेट करता रहता है, और उस वाइब्रेशन का रिजल्ट ये होता है कि मीडियम में एक वेव जनरेट होती है, और वो वेव काफी हाई स्पीड से ट्रैवल करती रहती है वन प्लेस से अदर प्लेस, और वो रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, डिफ्रैक्शन की और इंटरफेरेंस की, इन सारी प्रॉपर्टीज को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। लेकिन फिर कुछ अदर साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये कहा कि जो लाइट है उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो भी होता है। तो अगर उसमें वेव नेचर है तो इन दोनों नेचर को तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो इस थ्योरी को भी क्या माना गया, इनवैलिड माना गया। मतलब अभी तक कुछ चीजों को तो लाइट एक्सप्लेन कर पा रहा है, कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो एग्जैक्टली ये पता नहीं चल पाया है कि जो लाइट है उसमें वेव नेचर है या फिर उसमें पार्टिकल नेचर है। ये सारी बातें हमको पता नहीं चल पाई है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया गया कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं। ये रेडिएशन का कॉन्सेप्ट भी कैसे आया समझो। जो आपका स्पेस होता है, स्पेस पे हम सभी जानते हैं कि जो वेव है वो ऑलवेज ट्रैवल करती रहती है, तो वो भी एक तरीके का रेडिएशन ही हुआ ना। तो अगर हमको उस रेडिएशन के बारे में पता चल जाए तो आसानी से लाइट के बारे में भी क्या हो जाएगा, जो भी हमको नॉलेज है वो पता चल जाएगा। तो इसके बाद फिर स्टडी की गई किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जिसमें ये बोला गया कि जो लाइट है इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एक तरीके का रेडिएशन ही होता है। जो लाइट है आपका वो एक तरीके का रेडिएशन ही होता है। और ये किससे बना होता है, कॉर्पसल्स से बना होता है, उन्होंने ये कहा। 19th सेंचुरी में मतलब सभी लोगों ने ऐसा मान लिया था कि जो लाइट होती है उसमें वेव नेचर होता है। किसके बेसिस पर, क्योंकि हाइगेन ने ये बोल दिया कि उसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें होती है, जिस वजह से 19th सेंचुरी में ऐसा मान लिया गया कि लाइट में वेव नेचर होता है। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्टडी स्टार्ट हुई तो 1870 पे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जेसी मैक्सवेल, जिन्होंने ये बताया हाँ, तो देखो जेसी मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट आए 1870 पे। इन्होंने क्या बोला कि जो लाइट होती है वो एक तरीके की रेडिएशन है। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे स्पेस में बहुत सारे रेडिएट जो एनर्जी है वो क्या करती रहती है, ट्रैवल करती रहती है। और वो किस फॉर्म पे रहती है, वो जो रेडिएटेड एनर्जी होती है वो वेव के फॉर्म पे रहती है। तो अगर आप लाइट को वेव नेचर का बोलते हो तो वो बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट क्यों है, क्योंकि सन के थ्रू जो लाइट है वो अर्थ सरफेस पे आता है, और वो कहाँ से ट्रैवल करते हुए आ रहा है, स्पेस से ट्रैवल करते हुए आ रहा है। और अगर वहां पर अदर रेडिएशन भी प्रेजेंट है तो वो रेडिएशन भी आपको किस फॉर्म पे मिल रही है, वेव के फॉर्म पे मिल रही है। तो ऑब्वियसली सी बात है जो लाइट है वो भी कैसे होगी, वेव के फॉर्म पे होगी। इन्होंने ये बोला। और साथ में मैक्सवेल ने ये बात बताया कि जो वेव्स होती है वो एसोसिएटेड रहती हैं किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मतलब
स्पेस में जो रेडिएंट एनर्जी होती है उसमें किसी भी तरीके का क्या होगा, चार्जेस होगा, और उन्हीं चार्जेस की वजह से उनमें कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नेचर होता है, और इस वजह से इनको क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला गया। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो फाउंड कहाँ पे होती है, स्पेस में फाउंड होती है। और हमने ये देखा कि ये जो वेव्स होती है ये एसोसिएटेड होती है कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये एसोसिएटेड होती है। मतलब इससे ये पता चला कि इन वेव्स में कौन सा नेचर होता है, चार्ज नेचर होता है, और उसके बेस पे इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला गया। इसके बाद इन 1873 पे जेम्स क्लार्क जो मैक्सवेल थे, जिसको हमने जेसी मैक्सवेल के नाम से पढ़ा, उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या की, गिव की। इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली एमिट होती रहती है, कौन से फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म पे। मतलब अगर कहीं पर भी, ये समझ के चलिए कि अगर कहीं पर भी कोलिजन हो रहा है तो उस कोलिजन के थ्रू जो एनर्जी है वो क्या होगी, एमिट होगी। ठीक है, मतलब जब फ्रिक्शन करोगे, दो हैंड्स को रब करोगे तो वो क्या लगता है, गर्म लगता है। ठीक है, तो दो चीजों को जब आप क्या कर रहे हो, और फ्रिक्शन कर रहे हो, तो उस टाइम पर वो क्या कर रहा है, एनर्जी को जनरेट कर रहा है ना। तो अगर स्पेस में भी इस टाइप का अगर कोई कोलिजन हो रहा होगा तो उससे क्या जनरेट हो रहा होगा, रेडिएशन जनरेट हो रहा होगा। और ये जो रेडिएशन है वो कौन से फॉर्म पे जनरेट हो रही है, एनर्जी। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो हमारे मैक्सवेल थे, इन्होंने ये बोला कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, एमिट होती रहती है। कहाँ पर, स्पेस में। हमने एक इमेजिन के तौर पे ऐसा लिया है कि ऐसा होता होगा। ठीक है, अब एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट होती है, और वही एनर्जी कौन से फॉर्म पे होती है, रेडिएशन के फॉर्म पे होती है। और इस रेडिएशन की जब हम क्या चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, तो ये काफी हाई होती है। और इस रेडिएशंस को हम जब कंपेयर करते हैं किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट से जब कंपेयर करते हैं, तो इस रेडिएशन की जो वेलोसिटी है और हमारी लाइट की जो वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, बताइए। बताइए लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है। रिया बताओ, वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैम अच्छे से याद नहीं, पर शायद 3 × 10⁸ मीटर पर हाँ सेकेंड। हाँ, वेरी गुड। उतनी ही होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, भूल मत जाना। चलिए, ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट जितनी होती है, सेम एज उतना ही हमारा जो वेलोसिटी है वो कौन शो करता है, जो आपका रेडिएशन होता है जो कि स्पेस में एमिट हो रहा है, वो सारे के सारे रेडिएशंस का जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से क्या करता है, मैच करता है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि लाइट जो है उसमें कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। ठीक है, और ये जो वेव है ये कहाँ पे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जनरेट होता है, जिसकी वजह से इन वाइब्रेशंस को या वेव्स को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोला जाता है। ठीक, इससे दो बातें क्लियर हुई कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी के एमिशन से जनरेट होता है, और ये जो रेडिएशंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाता है, या इस फील्ड पर ये हमको मिलते हैं जिसकी वजह से इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाता है। ठीक है, और इसमें जब हम इसकी वेलोसिटी को चेक करते हैं तो इसकी वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी से मैच करती है, लाइट की वेलोसिटी से मैच करती है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि लाइट में भी कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर होता है, जिसकी वजह से इन दोनों का जो वेलोसिटी है वो कैसा आता है, इक्वल आता है। ठीक है,
अब आगे आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वेव नेचर प्रेजेंट है या फिर पार्टिकल नेचर प्रेजेंट है। तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि जो एटम्स होते हैं उनमें वेव और पार्टिकल दोनों का नेचर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर आपको उसको पार्टिकल कंसिडर करना है, कहाँ पे उसको आपको वेव कंसिडर करना है, वो आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए।